दोस्तों अगर मैं बात करूं सीटेट एग्ज़ाम पेपर आउट दिसंबर 2022 और 2023 की जो जनवरी है, और मैं ये सत्य बोल रहा हूं कि ये पेपर आउट ही समझो, क्योंकि ये मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं यही आने वाले हैं, तो इन्हीं की तैयारी ज़रूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड, तो पहला क्वेश्चन आता है द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्चिक थ्योरी एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे कितनी थ्योरम्स आती हैं, कितनी थ्योरीज आती हैं। स्टर्नबर्ग ने ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर डील्ड बाय स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्चिक थ्योरी एक्सेप्ट, दैट इज कॉम्पोनेंशियल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल और कंटेक्चुअल। तो दोस्तों ये बोलता है कि इसमें से, इन चारों में से कौन से 3 एस्पेक्ट हैं जो कि स्टर्नबर्ग ट्रायर्चिक थ्योरी ने दिए हैं, लेकिन एक चौथा एस्पेक्ट ऐसा है जो कि उन्होंने नहीं दिया है। तो वो एस्पेक्ट कौन सा है? वो एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट। तो दोस्तों ये सोशल एस्पेक्ट जो है यही इसका आंसर है। तो सोशल को हम करते हैं क्लिक। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। तो यहाँ बात करें हॉवर्ड गार्डनर की, जिन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। किसे करती है? पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा है कॉमन एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल, तीसरा है द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल, और चौथा है कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी वो एम्फेसाइज जो करती है दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कॉमन एबिलिटीज़ तो ये सही नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि जनरल इंटेलिजेंस तो ये भी ठीक नहीं है, और अगर आप सोच रहे हैं कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स तो ये बिल्कुल गलत है। जो सही आंसर इसका है वो है द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो ये यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल ही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो भी मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे रट लेना, आंसर यही है, क्वेश्चन यही आने हैं और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तीसरा क्वेश्चन, जैसे आपको पता है फिनेटिक्स और फिनिम्स ये सारे के सारी चीज़ें बहुत आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, और पेडागोजी जो है वो सबको कवर करता ही है। आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो भी चाइल्ड पेडागोजी खुद अपनी हर सेक्शन में चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन आता है द साउंड ऑफ TH, PH, CH, R। तो ये साउंड्स जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि फिनेटिक्स में ये जो फिनेम्स होते हैं इसके साउंड्स जो हम अगर बात करें ये मॉर्फेम्स नहीं हैं, ये ग्रिफेम्स नहीं हैं, और अगर बात करें ये लेक्सेम्स नहीं हैं, ये फिनेम्स हैं, और फिनेम्स जो होते हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर इसका जो है ये D है, फिनेम्स। तो साउंड्स में अगर मैं बात करूं TH, PH, CH तो ये तो आएगा ही, लेकिन हो सकता है वो इसको TH की जगह कुछ और बोल दें। तो फिनेम्स है, एक्चुअल है, लेकिन फिर भी आप इसके जो साउंड्स की परिभाषा एक बार आप पढ़ लेना और तैयारी करके जाना, तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको एग्जाम में। तो हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा क्वेश्चन मेरा जब आता है वो आता है इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड। ये क्वेश्चन कहता है इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड। पहला ऑप्शन है ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, दूसरा ऑप्शन है अप्रिशिएट स्टूडेंट्स गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय, तीसरा ऑप्शन है डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग, चौथा ऑप्शन है एनकरेज बॉयज़ टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो सही आंसर हमें दिख रहा है, क्योंकि BCD में कहीं भी इसका आंसर नहीं मिलता, जो इसका आंसर है वो है ए आंसर है ट्राई टू पुट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपका आएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ट्राई टू पुट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं CTET में। सो पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है स्कूल्स शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। ये क्वेश्चन है स्कूल्स
शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू। पहला ऑप्शन है नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा इवन आउट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। चौथा ऑप्शन है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे इसका कहीं भी नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स तो लगता ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है इवन आउट एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा हम बात करें मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फील एक्सक्लूसिव, तो ये भी गलत है। जो सही आंसर अमूमन लोग अगर इसका देख भी रहे होंगे, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है इसका आंसर। जो आंसर है वो है सी, अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर अनेबल टू लर्न। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। तो दोस्तों स्कूल शुड कैटर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सी वाला मार्क करना है, जिसका है अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। अब चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। जो 6th क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स। मतलब इसका हो गया कि कौन सा सपोर्ट, मतलब किस टाइप का सपोर्ट जो है स्कूल प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। तो पर्टिकुलर इसके हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। दूसरा है अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन स्टूडेंट्स। तीसरा है रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स। चौथा है फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें से हमारा, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं, अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये कहीं भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगता है। और अगर मैं बात करूं रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल्स, ये भी कहीं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर जो हमारा है वो है फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, तो आपको इसका आंसर फॉलो अ चाइल्ड सेंटर करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स ही देना है। तो चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइजेस। तो इसमें बोलता है कि अगर कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है तो उसे किसे एम्फेसाइज करता है। तो हमारे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन अ कंप्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेडुडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो रेडुडेंसी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन तो हरगिज़ नहीं हो सकता। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग ये भी नहीं है। और कंटिन्यूअस हम बात करें कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन अ कंप्रिहेंसिव स्केल टू एंश्योर लर्निंग ये भी नहीं है। जो इसका आंसर है वो है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फेसाइजेज, तो इसका आंसर है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको बी ही देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अगर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात करें तो इसके ऑप्शंस मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स एंड एजुकेशन। पहला ये बोलता है कि डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स एंड एजुकेशन। दूसरा ये बोलता है हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स। तीसरा जो बोलता है वो बोलता है हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस।
तो अगर मैं बात करूं इन 3 ऑप्शंस में मैं इसे चूज़ करता हूं, तो 3 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो अगर मैं देखूं कि डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, तो ये मुझे कहीं से भी आंसर नहीं लगता इसका, तो ये नहीं आपको चूज़ करना है। दूसरा अगर देखूं तो हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स, तो ये भी कहीं से सही नहीं है। तीसरा अगर मैं देखता हूं तो वो दिखाता है कि हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, तो कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट करता है इस क्वेश्चन से। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये आप सीख सकते हैं। तो ये 8th का जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो आपके 8 क्वेश्चन अगर मैं बात करूं मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और 8 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। ये 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप तैयारियां करिए, निश्चिंत होकर करिए और ये क्वेश्चन आएंगे ही। उसके बाद अगर मैं 9th क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो इस क्वेश्चन में आता है रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू। रेडीनेस की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है रेडीनेस फॉर लर्निंग किसे रेफ़र करता है। तो रेफ़र में अगर मैं बात करूं तो जनरल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ए वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर मैं सी की बात करूं सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग, ये भी कहीं तक इससे मैच करता है पर इतना नहीं करता है। और बाकी देख लेते हैं थॉर्नडाइक की जो लॉ ऑफ रेडीनेस है ये तो बिल्कुल ही अलग बात कर दी इसने। और अगर मैं बी की बात करूं कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिनम, तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स जो है इन द लर्निंग कॉन्टिनल, तो वो इसका आंसर होगा। तो रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिनम। तो अगर 9th क्वेश्चन आपका रेडीनेस फॉर लर्निंग का आता है तो प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिनम, आपको इसका आंसर क्लिक करना है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 10th वाला हम देखते हैं, उसमें लिखा है अ टीचर हैज़ सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आगे आप सोशल समाज उसमें भी अगर आप ये स्थापित कर सकते हैं या उसमें आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसे पढ़िए इस क्वेश्चन को। अ टीचर हैज़ सम फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। एक टीचर की क्लास में फिजिकली चैलेंज कुछ बच्चे हैं तो उसे क्या कहेगी, वो क्या बोलना चाहिए बेसिकली। तो पहला अगर मैं बात करूं इसका ऑप्शन जो देता है वो देता है व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प ऑफ द पीयर्स इन गोइंग टू हॉल। फिजिकली बी ऑप्शन जो देता है वो देता है फिजिकली इनकन्वीनियंस चिल्ड्रन मे डू एन ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। मतलब जो और कर रहे हैं, मान के चलो मैं अगर फुटबॉल खेल रहा हूँ तो अगर जो फिजिकली एबल्ड पीपल हैं तो मैं उनसे बोलूँ भाई फुटबॉल मत खेलो क्योंकि तुम नहीं खेल सकते, या टीचर बोले कि फुटबॉल तुम नहीं खेल सकते हो, तुम गाना गा लो या तुम कुछ कर लो, तो वो चीज़ें ये बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है मोहन वाई डोंट यू यूज़ योर क्रचेस टू गो टू द प्ले ग्राउंड। आप बच्चे को बताओ कि भाई तुम अपने क्रचेस यूज़ करो और प्ले ग्राउंड में जाओ। वाई यू आर वेटिंग फॉर एंड वॉट यू आर वेटिंग फॉर यू कैन से। सो पोलियो, फोर्थ ऑप्शन है पोलियो एफ्लिक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट अ सॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, अगर आप फोर्थ वाला देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हीन भावना सी आ जाती है और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फैक्टर भी है कि भाई पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन, तो ये चीज़ें नहीं हमें बोलनी है। इसका आंसर जो है वो ये है कि उनके कॉन्फिडेंस, उन्हें इग्नोर करो इन चीज़ों को और उन्हें बोलो कि भाई तुम्हारे पास क्रचेज है, जाओ सीधा प्लेग्राउंड में और लोगों के साथ खेलो। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा मोहन वाई यू डोंट यूज़ योर क्रचेज टू गो टू द प्लेग्राउंड। उसके बाद में अगर बात करूं मेरा 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 10 नंबर आपके पक्के हो गए 150 क्वेश्चंस में से, ओवरऑल मैंने 10 बता दिए। इस पर्टिकुलर पार्ट में, पार्ट 1 में आपके पास जो होंगे ओवरऑल 50 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन में से 10 चले गए हैं, अब केवल 40 क्वेश्चन बचे हैं। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ हैं वो अकर हो सकती है, सब हैं, लेकिन किसको छोड़ के, जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो नहीं है। पहला आता है सेरिब्रल डिसफंक्शन, दूसरा ऑप्शन देता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, तीसरा ऑप्शन जो देता है वो देता है बिहेवियर डिस्टर्बेंस, और चौथा जो ऑप्शन देता है ये वो देता है कल्चरल फैक्टर्स। अब इसकी मैं बात करूं तो आंसर इसका सेरिब्रल डिसफंक्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये भी कहीं इससे मिलता नहीं है, और बिहेवियर की अगर बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बिहेवियर डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं
कल्चरल फैक्टर्स, तो ये कहीं भी मुझे इससे रिलेट नहीं करता हुआ दिख रहा है। तो 11वें का जो आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का, तो आपको इसका आंसर लिखना है कल्चरल फैक्टर्स। डी ऑप्शन को आपको गोला लगाना है, क्लिक करना है। उसके बाद मैं आता हूँ अपने 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है मेरा, एन इंक्लूसिव स्कूल। जो एक इंक्लूसिव स्कूल होता है वो क्या करता है, किस चीज़ का कमिटमेंट होता है, क्या उसमें डिफ्रेंशिएट होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या वो डिसाइड करता है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। तो पहला ऑप्शन हमारा आता है, इज़ कमिटेड टू improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities। दूसरा ऑप्शन है, differentiate between students and set less challenging achievement targets for specially abled children। तीसरा है, committed particularly to improve the learning outcomes of specially abled students। चौथा है, डिसाइड्स लर्निंग हीट्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों, कहीं भी आपको ये वाला जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सेट्स, तो ये कहीं से मैच नहीं कर रहा है। इंक्लूसिव स्कूल्स की अगर बात करें, कमिटेड पर्टिकुलर टू इम्प्रूविंग ये भी नहीं है, और डिसाइड्स लर्निंग हीट्स ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। अगर मैं बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि एन इंक्लूसिव स्कूल इज कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अगर इसका क्वेश्चन आए इंक्लूसिव स्कूल का तो आपको ए ही सिलेक्ट करना है। अब आते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात करें तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है। पहला है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। दूसरा है, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर। तीसरा है, कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। चौथा है, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। तो इसमें अगर मैं बात करूं कैन मैनेज देयर स्टडीज़ विदाउट अ टीचर, तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैन मैनेज देयर स्टडीज़, ये ऐसा नहीं है, टीचर सबको ही ज़रूरत पड़ती है। कैन बी, चाहे कोई कितना गिफ्टेड हो, कैन बी गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैच करे, पर मैक्सिमम जो मैच करता है दैट विल बी द आंसर। और कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड, ये कहीं से समझ नहीं आ रहा ये क्या है। और उसके बाद आता है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो ये इसका कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो ए जो है इसका आंसर है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स का जो आंसर रहेगा वो रहेगा नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चौथा आता है, गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू। गिफ्टेडनेस किसकी वजह से होती है? पहला है जेनेटिक मेकअप, अगर मैं बात करूं। दूसरा ऑप्शन इसमें है एनवायरमेंटल मोटिवेशन। तीसरा वाला है जो इसमें ऑप्शन वो है कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरमेंटल मोटिवेशन, 1 और 2। और चौथा वाला अगर मैं बात करूं, इसमें ऑप्शन दिखा रहा है ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो मुझे लग नहीं रहा कि कहीं भी इसमें सही है, और ये सही है भी नहीं। कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंटल मोटिवेशन ये गिफ्टेडनेस इसी वजह से होता है। तो अगर सी इसका आंसर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2। उसके बाद हम चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। जो 15वां क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो पहला है इसका पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। दूसरा है होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रीक्वेंटली। तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो है इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स। चौथा दिया है अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। तो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव थिंकिंग और लर्निंग के लिए चिल्ड्रन के, तो पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ये कहीं भी सूट नहीं करता, चाहे कितनी देर कर लो। होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रीक्वेंटली ये भी कहीं इतना नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, बट अप्रोप्रिएट तो मुझे नहीं लग रहा। उसके बाद आता है इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स, ये भी कुछ हाल में ये सही नहीं है। और अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजन एंड अबाउट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, तो ये जो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न है, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि आप बच्चों को अगर आप बोलोगे कि भाई आप अपने डिसीजन लो और कैसे याद करना है, क्या याद करना है, तो वो अगर आप उन पे छोड़ोगे तो वो बेटर कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं अब 16वें क्वेश्चन के लिए पास हम चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसे मूवी में डिसलेक्सिया था बच्चे को,
अब इसमें ऑप्शन भी डिसलेक्सिया है, तो देखते हैं डिसलेक्सिया है या कुछ और है इसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेसिया। तो 4 ऑप्शन हमारे यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो डिसकैल्कुलिया जो है वो कहीं भी मुझे लग नहीं रहा कि ये डिसकैल्कुलिया इसका आंसर होगा, और डिसलेक्सिया इसका आंसर नहीं है। जिसने भी तारे ज़मीन पे मूवी देखी है उसे पता है डिस्फेसिया इसका आंसर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल सही आंसर है, वो है डिस्प्रेक्सिया। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड डिस्प्रेक्सिया। तो इसे याद कर लेना है, काफ़ी एक यूनिक अपने आप में क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मतलब ये पूछा भी जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर रहेगा ए, डिस्प्रेक्सिया। उसके बाद आते हैं फर्दर दोस्तों हम 17वें अपने क्वेश्चन के तरफ, जिसे बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था वो लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स है, ये खाली लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इज अ स्टेबल स्टेट होती है, वेरिएबल स्टेट होती है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग है, या डज नॉट इम्प्रूव विद एप्रोप्रिएट है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर मैं बात करूं स्टेबल स्टेट तो बिल्कुल नहीं है, और अगर नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग है तो वो भी नहीं है। आप अपने दोस्तों क्वेश्चन के आंसर आप जो कर रहे हो, आपने जितनी तैयारी करी है आप मैच करते रहना कि आपने भी यही आंसर दिए हैं, यही पढ़ा है। अगर ये क्वेश्चन शायद मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए तो आप ये देखना कि आपने यही पढ़ा है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। चौथा ऑप्शन इसका आता है डज नॉट इम्प्रूव विद एप्रोप्रिएट। तो डज नॉट इम्प्रूव विद एप्रोप्रिएट जो है इसका आंसर नहीं है, जो इसका आंसर है क्लियर में वेरिएबल स्टेट है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लिखेंगे इज अ वेरिएबल स्टेट। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन हमारा कहता है द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। तो पहला ऑप्शन है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज है तीसरा ऑप्शन, और चौथा है एंटिसिपेट आउटकम्स। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की मैं बात करूं, आप इंडस्ट्रीज़ में भी देखते होंगे हर जगह ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम एक्सेप्ट जो नहीं है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो तो 100% है, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा ये पर्टिकुलर ये तो है ही, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ही। उसके बाद आता है अगर मैं दूसरी बात करूं आपको एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटजीज, ये भी है, मैक्सिमम पॉसिबल आप स्ट्रेटजीज लगाओगे अपना, और एंटीसिपेट करोगे आउटकम क्या हो सकता है। लेकिन ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन 4 ऑप्शन में लीस्ट अगर मैं बात करूं तो ये वाला ऑप्शन दर्शाता है। तो इसका द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, तो ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसका ये आंसर होगा बी। अब मैं बात करता हूँ 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन है अ टीचर शुड मतलब कि टीचर को क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर्स एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर, ए ऑप्शन। और उसके बाद जो सेकंड दिया हुआ है वो है मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, सी है नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स व्हाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज, फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर नॉलेज। तो इसमें अगर मैं बात करूं टीचर को क्या करना चाहिए, तो आप भी दोस्तों समझ गए होंगे और आपको पता ही होगा कि क्या करना है। क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूं तो एरर, अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है और उसे वो टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलता है कि तूने गलती कर दी, ब्लंडर मिस्टेक है और ऐसा ये हो गया, सीरियस नोट वो उसमें लिख दे, तो उसका डिमोटिवेट हो जाएगा, तो आगे वो सही करेगा भी तो डरेगा उसे करने में, शायद कर ना पाए। सेकंड ऑप्शन भी अगर बात करें तो नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी बार करी है उसका डाटा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो इसका आंसर है वो है नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। अगर वो कम्युनिकेट आइडियाज़ कर रहे हैं, अगर वो कोई भी कम्युनिकेशन में कुछ त्रुटि होती है तो उन्हें करेक्ट ना करें। करेक्ट करने के लिए जब तक आइडिया चल रहे हैं चलने दो, उसके बाद आप अलग से बता सकते हैं। तो आंसर है इसका नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज। उसके बाद हमारा दोस्तों 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन है सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर A+
ग्रेड इन एग्जामिनेशन। और ये दोस्तों सबके साथ ही होता है, ये मेरे साथ, आपके साथ, और दुनिया में जिसने भी पेपर दिया है वो भी भगवान के कुछ बंदे होंगे जो नहीं कर पाए, जो नहीं डरते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने से सब डरते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले बड़ा जोश होता है, उसके बाद तो हालत ख़राब हो जाती है जैसे पेपर आता है। तो ये उसी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। सीमा इज डेस्परेट टू स्कोर A+ ग्रेड इन एन एग्जामिनेशन एज शी एंटर्स द एग्जामिनेशन हॉल and the examination begins. She becomes extremely nervous. Her feet go cold, her heart, मतलब उसके मुंह को आ रहा है, और दूसरा starts pounding and she is unable to answer properly. The primary, उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो घबरा गई एग्जाम के टाइम पे। तो ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस इसमें 4 दिए हुए हैं। शी मे नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन अगर वो A+ की तैयारी करे, वो कह रही है A+ ग्रेड चाहिए, तो तैयारी तो करके आई होगी। She may be thinking excessively about the result of the examination, may be, हो सकता है। Invigilator teacher on duty may be, और मे बी हर क्लास टीचर एंड शी इज़ ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट नेचर। भाई अब चीटिंग नहीं कर रहे, आपको आता है तो क्या डरना। और टीचर अगर स्ट्रिक्ट भी है और आपकी क्लास टीचर, आप A ग्रेड के स्टूडेंट ऑलरेडी हो, तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सपोर्ट ही करेंगे। चौथा आता है शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो ये है, शी मे नॉट बी एबल टू डील विद सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। जो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है उसे वो डील नहीं कर पा रही है। दोस्तों अब 21वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसके मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आता है आइडेंटिफाई, दूसरा ऑप्शन आता है डिफरेंशिएट, तीसरा ऑप्शन आता है क्लासीफाई, चौथा ऑप्शन आता है डिस्क्राइब। तो अगर इसमें बात करूं, आप एक एक करके अगर इनके ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई मुझे लग नहीं रहा कि ये इसका सही आंसर होगा। फिर ऑप्शन आता है इसका क्लासीफाई, सी ऑप्शन, तो क्लासीफाई भी इसका सही नहीं है आंसर। और डी जो है डिस्क्राइब, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर जो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, इसका आंसर जो है वो है डिफरेंशिएट। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है दोस्तों, इसे रट लें, याद कर लें, ये क्वेश्चन आने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। आंसर है इसका बी, डिफरेंशिएट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो मैं दोस्तों आपको दोबारा बताना चाहूँगा, हमारे इस सेशन में पार्ट 1 है, 50 क्वेश्चन है, जिसमें कि 30 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है और 20 क्वेश्चन जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हैं। तो उसमें से मैंने आपको 21 क्वेश्चन करा दिए और ये 100% हमारा जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लें। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राजेश की बात करें तो राजेश इज़ अ वोरेशियस रीडर। Apart from studying his course books, he often goes to library and read books on diverse topics. Rajesh does his project even in the lunch break. He does not need prompting by his teachers or parents to study for test and seems is truly enjoy learning. He can be best described as an, तो राजेश के लिए अगर वो वोरेशियस बात करें, रीडर है, तो फैक्ट सेंटर्ड लर्नर हुआ राजेश, टीचर मोटिवेट लर्नर हुआ, असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर हुआ, या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर हुआ। तो इसमें बात कर रहे हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट लंच ब्रेक में भी करते हैं, डज नॉट नीड प्रॉम्प्टिंग बाय हिज टीचर्स और पेरेंट्स टू स्टडी फॉर टेस्ट। तो सारी चीज़ें अगर मैं देखूं तो इसमें फास्ट सेंटर्ड लर्नर कहीं से नहीं लग रहा, टीचर मोटिवेट लर्नर भी नहीं है, असेसमेंट सेंटर्ड लर्नर भी नहीं है। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है इंट्रिंसिकली मोटिवेट लर्नर, जो आंतरिक, जो अंतरता मतलब अंदर मतलब इंटरनल जो अंदर से जो मोटिवेट है बंदा, तो उसी का इसका आंसर होगा इंट्रिंसिकली मोटिवेट लर्नर। तो इसका क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आपको लिखना है दोस्तों डी। तो ध्यान रहे, डी ही इसका आंसर लिखना और कुछ नहीं लिखना। तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की तरफ। जो 23वां क्वेश्चन है वो है, चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रेस व्हेन दे आर डिस्करेज्ड, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू। तो इसके 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं, रेड्यूस देयर इग्नोरेंस, एफिलिएट विद द क्लास, क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास, और एक्सरसाइज देयर पावर। तो अगर मैं बात करूं, इसका ऑप्शन एफिलिएट विद द क्लास नहीं होगा दोस्तों, क्रिएट डिसऑर्डर इन द क्लास ये भी नहीं है इसका आंसर,
एक्सरसाइज देयर पावर, ये भी इसका आंसर नहीं है। जो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। तो दोस्तों ध्यान रहे, चिल्ड्रन इन प्री प्राइमरी गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बीइंग अलाउड टू डिस्कवर, दे बिकम डिस्ट्रेस व्हेन दे आर डिस्करेज्ड, दे डू सो ड्यू टू देयर मोटिवेशन टू। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना है और याद कर लें, इसका आंसर रहेगा रिड्यूस देयर इग्नोरेंस। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। 23 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 24वां क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स अ टीचर टू। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनेबल्स अ टीचर्स टू। तो पहला ऑप्शन इसका आता है गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग। दूसरा ऑप्शन जो आता है बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। तीसरा ऑप्शन जो इसका आता है वो आता है टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स। चौथा ऑप्शन आता है प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे। तो दोस्तों अगर 24वें की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे तो ये भी इसका आंसर नहीं है। जो इसका सही आंसर है वो है बी क्लियर, बी ऑप्शन, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। तो दोस्तों ध्यान रहे 24वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स। तो अब हम चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ। चाइल्ड पेडागोजी के अभी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 24 हो चुके हैं, तो आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 25वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें हमारे ऑप्शंस अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन अ सर्टेन वे। तीसरा ऑप्शन है प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। चौथा है जो हमारा ऑप्शन है वो है क्वेश्चनिंग बाय टीचर कॉन्स्ट्रेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर मैं इसमें क्वेश्चन में बात करूं, ये बात कर रहा है इसमें सही क्या है, तो सही हम देखें तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशल, ये बिल्कुल गलत है। और ट्रू ये स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन अ सर्टेन वे, तो ये भी बिल्कुल नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं लर्न करने के। फिर इसमें बात करें कि क्वेश्चनिंग बाय टीचर कॉन्स्ट्रेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये भी गलत है। जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वो है प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है, इसका जो आंसर है वो है प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। अब चलते हैं अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसके ऑप्शंस हैं द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स जीन्स आर नॉट एडिटिव, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, propensity is related to environment while actual development required heredity। चौथा ऑप्शन है बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप इनके ऑप्शंस देखेंगे तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर हो नहीं सकता। प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड हेरिडिटी, तो ये भी संभवता नहीं है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन कंफर्म नहीं कहता। लेकिन जो इसका एक्चुअल में आंसर रहेगा वो रहेगा द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है दोस्तों वही इसका आंसर होता है, तो इसका आंसर रहेगा 26 का ए, द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ पीयर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिटिव। और मुझे उम्मीद है आपने भी यही ऑप्शन चूज किया होगा। चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। जो 27वां क्वेश्चन है वो है सोशलाइजेशन इज। सोशलाइजेशन की बात करें तो ये तो रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, चेंज इन सोशल नॉर्म्स। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन हम बात करें तो चेंज इन सोशल नॉर्म्स, तो इस वाले ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनती दिख रही है। जो चौथा वाला ये ऑप्शन है सी ऑप्शन, जो अगर बात करें एडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स, तो दोस्तों यही इसका आंसर है एडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स। तो ध्यान रखें एडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स अगर सोशलाइजेशन का क्वेश्चन आता है या आएगा 100% तो उसे एडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स या लिखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन कहता है पीटी टीचर जो वांट्स हर टीचर टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। ये टीचर नहीं है, बेसिकली स्टूडेंट है। तो पीटी टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल हेल्प हर स्टूडेंट्स अचीव दिस गोल।
मतलब पीटी टीचर चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, वो गेम ऑफ क्रिकेट में फील्डिंग को और सीखें और इम्प्रूव करें। तो उसे क्या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी? तो पहला है टेल स्टूडेंट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न टू फील्ड। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस। तीसरा ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेट फील्डिंग वाइल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व। चौथा ऑप्शन है गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्डिंग। तो दोस्तों अगर बात करें डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड गुड फील्डिंग एंड रेट ऑफ सक्सेस या टेल स्टूडेंट्स हाउ इंपॉर्टेंट इज, तो ये सारे क्लास वर्क हो गया उसमें ठीक लगते हैं, लेकिन जो एजुकेशन प्रैक्टिस आप फील्डिंग की कराएंगे उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों 28वें का रहेगा, गिव स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द फील्डिंग। 29वां क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ये आता है टीचर विशेस टू हेल्प अस स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑफ अ सिचुएशन, शी प्रोवाइड्स हर स्टूडेंट्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन द सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की पर्सपेक्टिव, हर स्टूडेंट्स विल डैश वेरियस व्यूज एंड डेवलप मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑन देयर ओन। अगर इसमें हम बात करें वाइगोस्की के हिसाब से, तो 4 हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और 4 ऑप्शंस में एक आता है इंटरनलाइज, दूसरा ऑप्शन आता है कंस्ट्रक्ट, तीसरा ऑप्शन आता है ऑपरेशनलाइज, चौथा ऑप्शन आता है रेशनलाइज। तो 29 का अगर मैं बात करूं, 29 का जो सही आंसर है, उससे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर इससे ज़्यादा सूट करता है, कौन कम सूट करता है। तो कंस्ट्रक्ट की बात करें, ये हो नहीं सकता। ऑपरेशनलाइज ये थोड़ा सा विल ऑपरेशनलाइज लग रहा है, लेकिन वाइगोस्की ने नहीं कहा। रेशनलाइज की अगर बात करें, रेशनलाइज बिल्कुल नहीं है, और इसका सही आंसर है इंटरनलाइज। तो आंसर जो इसका आएगा, हर स्टूडेंट्स विल इंटरनलाइज वेरियस व्यूज। तो दोस्तों 29 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है 30वां क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। When she is given dal and rice, she mixes rice and dal and starts eating. She has dash eating rice and dal in her schema for doing this. तो इसका बोल रहे हैं कि सीता को बोला गया तो राइस और दाल आपस में जो है वो अपने हाथ से खाने हैं, तो उसने मिक्स करके खाए हैं। तो वो बता रहे हैं कि कौन सी ये पर्टिकुलर उसकी वो है, स्कीमा है फॉर डूइंग दिस। तो पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है अकोमोडेटेड, दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है एसिमिलेटेड, तीसरा ऑप्शन आता है अप्रोप्रिएटेड, चौथा ऑप्शन जो आता है वो आता है इनिशिएटेड। तो दोस्तों अगर आप इनमें देखेंगे कि पहला ऑप्शन एकोमोडेटेड, एसिमिलेटेड, तो इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो लग रहा है दोस्तों वो है एसिमिलेटेड। तो इसका आंसर अगर मैं बात करूं, सीता हैज़ लर्नड ईट राइस, तो उसका आंसर होगा एसिमिलेटेड। और दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि 30 क्वेश्चन जब मेरे कंप्लीट हो चुके हैं तो 30 में से 30 आपके नंबर पक्के हैं। अब 150 में से चाइल्ड पेडागोजी जो स्पेशल आता है वो 30 नंबर का आता है, वो 30 के 30 आपके नंबर पक्के हो गए हैं। अब बचे 120 में से अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन और कराता हूं, जिसमें से आपके ओवरऑल 100 बच जाएंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होंगे। टोटल चलेंगे 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50, पार्ट 3 में 50। तो पहला आपका पार्ट अभी आधा हुआ है। अब मैं चलता हूं अपने सेकंड वाले, जो मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का वादा किया था, उन क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 20 क्वेश्चंस है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी सीटेट एग्ज़ाम पेपर आउट दिसंबर 2022 जनवरी 2023 एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूं, इसमें ओवरऑल मैंने जैसे आपको बताया 20 क्वेश्चन है ओवरऑल। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो पहला आता है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू अ मॉस्किटो स्टोमक and provide that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in दिसंबर 1902। ये कहता है कि कौन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में, जिसने मॉस्किटो का जो स्प्रेड मलेरिया है उस पर रिसर्च करी थी, उसे प्रूव किया था। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस हमारे पास हैं चार्ल्स डार्विन, रॉजर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल और रोनाल्ड रॉस। तो अगर हम बात करें इसकी कि चार्ल्स डार्विन थ्योरी, ये तो चार्ल्स डार्विन तो बिल्कुल अलग ही हो गए डार्विन जी। तो ग्रेजर मेंडल ये भी अलग है, मेंडल थ्योरी भी अलग है, जॉर्ज मिस्ट्रल भी अलग है। तो हकीकत में जो एक्चुअल में इसका आंसर है दोस्तों वो है रोनाल्ड रॉस। तो आप याद रखें पहले वाले का जो आंसर है वो है डी, रोनाल्ड रॉस। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो लिखा है रजत सेड टू हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विद फीवर, आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, फीवर एंड हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग।
आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी अ बिटर मेडिसिन। रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम। रजत किससे सफ़र कर रहा है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों देखो काफ़ी घुमा के पूछा गया है, लेकिन अगर इसकी बात करें, इसकी लेंथ पे मत जाओ, देखो इसका आंसर क्या है, बहुत ही आसान इसका आंसर है। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस पे निगाह डाल लेते हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें तो टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा और मलेरिया। तो ये ऑप्शंस अगर हम बात करें तो टाइफाइड तो नहीं है आंसर इसका। डायरिया की अगर बात करें तो डायरिया भी नहीं है इसका आंसर। और अगर कॉलेरा की बात करें तो इसका आंसर कॉलेरा भी नहीं है। और हकीकत में इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है मलेरिया इसका करेक्ट आंसर है। तो रजत सेड टू हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन फीवर। फीवर हो रहा है, उसके इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं कि शिवरिंग हो रही है, फीवर है, हेडेक है, स्वेटिंग है। तो ये किस में आती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पर्टिकुलर, तो ये मलेरिया के ही सिम्टम है। तो आप इसे मलेरिया ही कंसिडर करके चलोगे और ऑप्शन डी पे ही लॉक करोगे, जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो उसका क्वेश्चन है हु वॉज अल बिरुनी। तो हु वॉज अल बिरुनी, इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कुतुब शाही सुल्तान हु रूल्ड आवर कंट्री फॉर अबाउट 40 ईयर्स। दूसरा वाला क्वेश्चन है अ ट्रेडर फ्रॉम अफगानिस्तान हु केम टू स्टडी द ड्राई फ्रूट मार्केट्स ऑफ आवर कंट्री। तीसरा है ऑप्शन अ ट्रैवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। और चौथा है अ ट्रैवलर हु ट्रैवल्ड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कुतुब शाही सुल्तान हु रूल्ड आवर कंट्री, तो ये बिल्कुल नहीं है अल बिरुनी। ये हमने इतिहास की जो किताबें हैं, जो हिस्ट्री है, उसमें पढ़ा हुआ है, आपको भी याद होगा। ट्रेडर फ्रॉम अफगानिस्तान हु केम टू स्टडी ड्राई फ्रूट के लिए कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है अल बिरुनी नाम का। अ ट्रैवलर हु ट्रैवल्ड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू स्टडी द कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, वो भी नहीं है। जो एक्चुअल में इसका आंसर है वो है अ ट्रैवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट अ बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। तो आप इसे थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है वो है द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। वो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो कि एनिमल्स रात में देख सकते हैं चीज़ों को, वो किस फॉर्म में देख सकते हैं? पहला ऑप्शन आता है सारे कलर्स में, इन ऑल कलर्स। दूसरा ऑप्शन है ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। थर्ड ऑप्शन इज़ इन ग्रीन कलर ओनली। फोर्थ ऑप्शन इज़ इन रेड कलर ओनली। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इन ऑल कलर्स नहीं है, वो तो ह्यूमन देखता है। इन ग्रीन कलर ओनली वे भी नहीं है। इन रेड कलर ओनली ये भी नहीं है। जो करेक्ट आंसर इसका है वो है ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो आंसर फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आए तो ऑप्शन बी ही आपको सेलेक्ट करना है। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड। तो एलिफेंट की जो हर्ड है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो सत्य है वो क्या है। पहला अगर मैं बात करूं, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स and baby elephants up to 14-15 years old. An elephant herd comprises members of a particular family. The oldest female is the leader of the herd. An elephant herd may accommodate any number of female elephant and the young ones. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एलिफेंट हर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो मेनली फीमेल्स, बेबी प्लांट्स ऐसा नहीं है, उसमें मेल्स भी रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, ऐसा भी नहीं है। एन एलिफेंट हर्ड में अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट है एलिफेंट हर्ड से रिलेटेड, वो है एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। तो बी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसी को आपको आंसर सही सेलेक्ट करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगर दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं छठे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि हमने ऑलरेडी 30
जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चन की ये पूरी की पूरी जो है वो टॉर्नेडो है। और उसके बाद आप 50 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि 50 तो आपके सही होंगे ही होंगे। बाकी उसके अलावा पार्ट 2 पार्ट 3 में जब वीडियो आएगी तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इनसाइड, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनसाइड द पेटल्स, छठे क्वेश्चन की, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ फ्लावर वी फाइंड अ थिंक पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो इनसाइड द पेटल्स हमें एक पाउडरी स्ट्रक्चर मिलता है, फ्लावर हमें मिलता है, वी फाइंड अ थिंक पाउडरी स्ट्रक्चर जो फ्लावर के मिड में मिलता है। वो कौन सा, एंथर को बोलते हैं, पॉलन है, रेडिकल है या स्टिग्मा है। तो अगर इसमें हम बात करें, इसमें सबको पता है कि वो एंथर तो नहीं है, रेडिकल नहीं है, स्टिग्मा नहीं है, तो दोस्तों वो क्या हुआ, वो हुआ पॉलन। जो 6th का आंसर है वो है पॉलन बी। अब बात करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू गो टू अहमदाबाद बाय ट्रेन, भाई हम अहमदाबाद जा रहे हैं ट्रेन से, और देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। तो आप देखते हो कि ज़्यादातर वेंडर जो है वो क्या सेल कर रहे हैं, ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस, छोले भटूरे एंड लस्सी, इडली चटनी एंड वड़ा चटनी, पूरी साग एंड ठंडा दूध। तो जो कोई भी अहमदाबाद से बिलोंग करता है या अहमदाबाद गया होगा उसे पता होगा कि वहाँ क्या मिलता है। तो हम यहाँ पे देखें कि छोले भटूरे लस्सी तो नहीं मिलती है, इडली चटनी तो साउथ का है, पूरी साग नहीं मिलती है। तो आंसर जो अहमदाबाद पड़ता है हमारा कहाँ, गुजरात में। और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में हमें ढोकला ही मिलना है चटनी के साथ और लेमन राइस मिलेगा। तो इसका आंसर अगर आए ये क्वेश्चन, इफ़ यू गो टू द अहमदाबाद बाय ट्रेन, तो आपको ए पे आंसर एक क्लिक करना है, ढोकला विद चटनी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक यूनिक क्वेश्चन है, द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन। जो बर्ड हैं वो अपनी जो नाड़ है वो निरंतर घुमाती रहती हैं। वो क्यों घुमाती हैं, उसका कारण इसने पूछा है। जो पहला ऑप्शन है दे कैन फ्लाई, दूसरा है द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, तीसरा है द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, चौथा है देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फेदर्स। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें दे कैन फ्लाई, ऐसा नहीं है, वो तो बिना उसके भी फ्लाई हो जाएंगी। द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, ये भी आंसर इसका सही नहीं है। देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फेदर, ये भी सही नहीं है। तो आंसर है द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। जो बर्ड्स हैं उनकी आइज़ फिक्स रहती हैं, इसीलिए वो नाड़ इधर उधर घुमाती हैं ताकि उन्हें दिख सके कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो इसका आंसर जब भी ये क्वेश्चन आए द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज, तो इसमें आपको क्या लिखना है, द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आफ्टर डायग्नोसिस, 9वें क्वेश्चन पे, आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर सेज to a patient that there is a less hemoglobin in his blood, which of the following should be eat to make up deficiency of iron। तो दोस्तों डॉक्टर को अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा, उसने बोला कि हीमोग्लोबिन की कमी है आपके खून में। तो खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी है इसका मतलब आपका जो आयरन की जो मात्रा है वो कम है। तो आपको क्या खाना चाहिए, आयरन को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास राइस, शुगर, आंवला, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, व्हीट, ऑरेंज, जैगरी। बेसिकली ये होता है, जैगरी का अगर सबको ही पता होगा, जैगरी होता है हमारा जो नॉर्मल हम गुड़ खाते हैं। तो लेमन, पी और आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी। तो इसमें अगर बात करें इसके आंसर की हम बात करें तो आंसर इसका राइस, शुगर, आंवला नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट, ऑरेंज नहीं है, जैगरी, लेमन, पी नहीं है। इसका आंसर जो है वो है आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड जैगरी। ये तीनों कॉम्बिनेशन आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसे मिटिगेट करते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, और 10वें क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड बी प्राइमरीली एम एट। उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट, लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंटली। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट 2005 के फ्रेमवर्क में नहीं है,
और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं किया हुआ बेसिकली। और उसके बाद बात करूँ तो मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट भी सही नहीं है आंसर। एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंटली, ये भी सही नहीं है। जो सही आंसर है इसका 70 का वो है बेसिकली, अगर 10 की बात करें तो इसका है लिंकेज क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस 10वें क्वेश्चन, अगर ये 40वां क्वेश्चन है ओवरऑल, तो लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग आउटसाइड द स्कूल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। अब 10 क्वेश्चन मात्र से बचे हुए हैं पार्ट 1 के। तो इसमें हम बात करें तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। तो कौन सी रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है ईवीएस करिकुलम की जो प्राइमरी स्टेज पे है। पहला है इट शुड इक्विप द लर्नर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। इट शुड इनकलकेट इन लर्नर्स अ कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट। इट शुड एंगेज लर्नर्स इन एक्वायरिंग मेथड्स एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। और इट शुड सूट कॉग्निटिव लेवल ऑफ द लर्नर्स। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत सरल है। अगर मैं बात करूँ इट शुड इनकलकेट इन लर्नर्स एंड कंसर्न ऑफ एनवायरनमेंट, ये सही नहीं है। इट शुड एंगेज लर्नर्स इन एक्वायरिंग मेथड्स प्रोसेसेस लीडिंग टू जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज, ये भी सही नहीं है। इट शुड सूट कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर, ये भी सही नहीं है। जो सही आंसर है इसका इट शुड इक्विप द लर्नर्स विद नॉलेज स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो ये आपको आंसर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना एस्टरिस्क कि ये बहुत स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आना ही है, सारे ही आएंगे लेकिन ये वाला प्रायोरिटी पे ही मार्क कर लेना। फिर आता है हमारा अगला 12वां क्वेश्चन। 12वां है हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऑन ईवीएस 2। एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, provide opportunities to learners for contemplation and wondering, provide exact definitions of technical terms, include large number of practice question। तो 12वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हम बात करें हाई प्रायोरिटी इन स्पेस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी बुक, क्यों दिया हुआ है, एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ये वाला जो आंसर है ये गलत है, ये सही नहीं है। प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशंस ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ये भी सही नहीं है। इंक्लूड लार्जर नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी सही नहीं है। जो सही आंसर है वो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्नर्स फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग। फिर बात करते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरीज इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। तो इसमें अगर हम 4 ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो पहला ऑप्शन आता है टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, दूसरा आता है टू हैव अ चेंज इन द रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट फॉर लर्नर्स, टू प्रोमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन द एबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं इसमें 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस काफ़ी मिलते जुलते से लग रहे हैं लेकिन जो ऑप्शन है जो सही आंसर है वो टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट फॉर द लर्नर्स नहीं है, टू प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन द एबिलिटी ये नहीं है, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट भी नहीं है। जो सही आंसर है वो है टू हैव अ चेंज रूटीन इन द मोनोटोनस कंटेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, टू हैव अ चेंज इन द रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट। 14वां क्वेश्चन आता है उसे पढ़ लेते हैं। गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू द सब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ करिकुलम डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट्स। तो हम बात करें 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। पहला है इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, it requires the learner to view the subject as social enterprise, it emphasizes more on processes of teaching and learning, it emphasizes more on terms and definitions। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे इसमें लिखा है गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू सब्जेक्ट। तो ये 3 चीज़ें जो ट्रू टू चाइल्ड और ट्रू टू लाइफ और ट्रू टू सब्जेक्ट लिखा हुआ है इससे ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों अगर जो पढ़ रहा है उसे उसका आंसर क्या है। तो आंसर की मैं बात करूँ तो इट प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस, ये नहीं है। इट रिक्वायर्स द लर्नर टू व्यू द सब्जेक्ट एज सोशल एंटरप्राइज, ये नहीं है। इट एम्फेसिस मोर ऑन प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी नहीं है। इट एम्फेसिस मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशंस। इसका आंसर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका आंसर है इट एम्फेसिस मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे डी ही मार्क करना। अब चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। नलिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल्स आर फ्रेंड्स टू क्लास 3rd स्टूडेंट्स। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट टीचिंग जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहेगी। पहला है यूज़ अ चार्ट शोइंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस। और चौथा है आस्क द स्टूडेंट्स टू सी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसमें यूज़ अ चार्ट ऑफ शोइंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स सही नहीं है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ये भी सही नहीं है। जो सही आंसर इस क्वेश्चन का है वो ऑप्शन सी या डी में से एक है, और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी को ही मार्क करोगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो यही है, शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस। तो ये दिस इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो कभी भी ये क्वेश्चन आपको मिलता है एनिमल्स आर फ्रेंड्स क्लास 3 स्टूडेंट्स वाला, तो आप इसमें शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस ही मार्क करना। अब आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। मात्र हमारे पास 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और हमारे 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों तैयार रहें 16वें क्वेश्चन के लिए। 16वां क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट इंक्लूडेड इन डिफरेंट टॉपिक्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स एम एट। तो ये बोलता है कि डू दिस एंड फाइंड आउट इंक्लूड जो हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स में, उसका उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, इंप्रूविंग परफॉर्मेंसेज इन एग्जामिनेशन, लर्निंग डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेज्ड एट होम। तो इसमें अगर बात करें हमारे ये चारों के चारों सिमिलर लग रहे हैं। तो नीचे से शुरू करें तो कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेजिंग एट होम ये सही नहीं है। लर्निंग डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक टर्म ये थोड़ा मिलता जुलता है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंसेज एग्जामिनेशन ये सही नहीं है। और प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ये एक परफेक्ट आंसर है। आंसर सारे बराबर है, लेकिन क्या है कि जो मोस्ट रेलेवेंट आंसर होगा दैट इज़ द आंसर। तो ए ऑप्शन इसको आपको क्लिक करना है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ द राइट आंसर, और इस क्वेश्चन के लिए आपको यही सेलेक्ट करना है। फिर आता है दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन इसे कहते हैं द अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरली एम एट। तो एम क्या होगा? रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड डिसिप्लिन, प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो गुड असाइनमेंट अगर ईवीएस में है तो उसका प्राइमरली एम क्या रहेगा? तो एम जो हम कहेंगे, अगर प्राइमरली एम की बात करें तो रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग जो अगर हम बात करें ये नहीं है। एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम ये भी नहीं है। कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड डिसिप्लिन्ड ये भी नहीं है। प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, तो डी इसका सही आंसर है। अगर आपका क्वेश्चन ये गुड असाइनमेंट का आता है ईवीएस में तो आपको प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पर ही क्लिक करना। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, और अभी तक हम टोटल मिला के अगर बात करें 47 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 3 ही क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, और एक बार 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो हमारे 50 नंबर पक्के। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कहता है एज एन ईवीएस टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी। वो कहता है एज ए ईवीएस टीचर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव, अगर मैं फील्ड ट्रिप रख रहा हूँ जू के लिए तो उसके ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है? तो टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट टू स्टूडेंट्स, टू हैव अ चेंज इन मोनोटोनी ऑफ रूटीन टीचिंग शेड्यूल, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम बात करें जू में कोई जा रहा है, टीचर ले जा रहा है बच्चों को, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है बेसिकली? तो इसमें हम बात करें तो इसका आंसर टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट तो नहीं है, क्योंकि कोई भी पिकनिक होती है, ट्रिप होती है, तो उस पर कहीं ना कहीं जाएंगे तो फन एन्जॉयमेंट तो लोग करते ही हैं। दिस इज द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव, नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव, ऑल आर ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड है टू हैव अ चेंज इन मोनोटोनी ऑफ द रूटीन शेड्यूल, ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये मेजर नहीं है। टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये लीस्ट हो गया। और जो तीसरा है तो है टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर जो होगा सी है, टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अगर ये वाला क्वेश्चन आता है जू का तो इसमें आपको ये लिखना है टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारा 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एज प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। इसमें बोलता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ईवीएस में होता है वो प्राइमरी स्टेज में क्या इंक्लूड नहीं करता है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन टीचिंग, तीसरा ऑप्शन है एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, चौथा ऑप्शन है ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये सही नहीं है, ये कहीं मैच नहीं कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन टीचिंग ये भी मैच नहीं कर रहा है। एनहांसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ये सही नहीं है। और इसका जो सही आंसर है अगर हम बात करें, सही आंसर है ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप जो इसे सेलेक्ट करोगे, कभी भी ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेटिव, हो सकता है ये यहाँ पे मैंने 19 लगाया हुआ है वो आपको पहला क्वेश्चन आ जाए, तो उसी में आपके ऑप्शंस भी हो सकता है ये नीचे है ये ऊपर हो जाए, लेकिन ऑप्शन जो होगा ग्रेडिंग एंड रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स यही होगा, तो आपको ये डी सेलेक्ट करना है।
उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इस सेशन का, जो कि है माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ। माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। ये देखने में आसान लगता है क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ टिपिकल है। अगर हम बात करेंगे इंडिया, ए ऑप्शन है इंडिया, बी है नेपाल, सी है तिब्बत, डी है म्यांमार। तो अगर हम बात करें तो ये इंडिया, काफ़ी लोग इसे इंडिया भी कहेंगे, काफ़ी लोग इसे नेपाल भी कहेंगे, तिब्बत भी कहेंगे, म्यांमार भी कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सत्य की, तो इसमें सही जो आंसर है वो है बी, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट अगर कोई पूछता है माउंट एवरेस्ट है कहाँ, जिसकी 8,848 मीटर हाइट है, तो वो है नेपाल में। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो बताई हैं 50 क्वेश्चन, ये आप गांठ बांध लें, 50 के 50 आपके नंबर पक्के हैं अगर आप CTET में इनकी तैयारी कर लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में आएंगे, 100% आने वाले हैं। और अगर आपने मिस कर दिए, ये क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करे, तो आप 50 नंबर में से आपकी जो तैयारी होगी 25 की 20 की आपके वही आएंगे। अगर आप इन्हें करके जाओगे तो एक नंबर भी कम नहीं होने वाला, और इसी में से सब कुछ आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरी तरफ से पार्ट 1 है, तो जिसमें ओवरऑल मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, और 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो बताए हैं अभी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। बाकी पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, जिसमें बाकी और भी क्वेश्चंस मैं पूरा इंक्लूड करूँगा और आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी हो, कोई को आंसर आपको समझ ना आया हो, या आपको लग रहा है कि वो आंसर हो सकता था, आपने गलत बोला है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर लिखना, ताकि आंसर को बेसिकली मैं भी वेरीफाई कर लूँ। ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो गई हो, वैसे है नहीं, बट फिर भी आप मुझे बता देना। और ये ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।